सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ना इसके एडवांटेज पढ़े थे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के। ठीक है, इसमें हमने पूरा पढ़ लिया था ये सारे एडवांटेजेस। एक बार मैं जल्दी जल्दी इनको बता देता हूँ। हमने एडवांटेजेस में ये पढ़ा था कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है, और जो पब्लिक होती है ये इसमें एक तरह से देखा जाए तो इनकरेज किया जाता है उनको इन्वेस्ट करने में, क्योंकि वो अपने लायबिलिटी जितना उनका पैसा लगा हुआ है उतना ही उनका नुकसान होगा, उससे ज्यादा उनको नुकसान नहीं हो सकता। दूसरा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसमें हम शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और व्यक्ति को। अगर जैसे मान लो हमें शेयर्स नहीं रखने हैं तो हम उसको बेच भी सकते हैं। तीसरा है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। हमेशा बिजनेस चलती रहेगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकती है। चाहे वो बिजनेस बंद मतलब अगर मान लो ओनर की डेथ भी हो जाए या जितने मेंबर हैं सबकी डेथ हो जाए तब भी कंपनी चलती रहेगी। और एक और पॉइंट है इसमें एडवांटेज की स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इसमें एक्सपेंशन के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो इसमें हम बिजनेस जो है एक्सपेंड किया जा सकता है। कल मैंने आपको दिखाया था जोमेटो का जो है आईपीओ हमने देखा था, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो कल ही बंद हो गया था। ठीक है, क्योंकि ज्यादा लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो हमने पढ़ा था उसमें कि जितने शेयर्स जितने पैसे की जरूरत है जोमेटो को, उससे ज्यादा पैसा लोग लगाने के लिए तैयार हैं बिजनेस के अंदर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, तो इसमें एक्सपेंशन करने का स्कोप जो है हमारे पास स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाता है। फिर हमने एक पढ़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हमने इसमें पढ़ा है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट जो कंपनी का है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होता है और सपोर्ट होता है सैलरीड मैनेजर्स के थ्रू। तो क्योंकि इसमें हम मैनेजर्स को सैलरी दे के रखते हैं तो इसीलिए ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आप सोल प्रोपराइटर देखें तो उसमें सैलरी वैलरी हम नहीं देते हैं और हायर नहीं कर सकते अच्छे मैनेजर्स को। यहाँ पे आप करोड़ों रुपए दे सकते हो मैनेजर्स को, तो आप अच्छे अच्छे मैनेजर्स को हायर करते हो जिनके पास काफी अच्छी नॉलेज है और उनके हिसाब से उनको डायरेक्टर्स बना सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले उस पे, लिमिटेशंस। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की ना कुछ कमियां भी हैं, कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला है इसका डिमेरिट, डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे ना ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को बनाना बहुत मुश्किल काम है, यानी कि अगर आप कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं so it is very difficult to form such type of company because it has lot of complex formalities to be completed, and once you want to start a joint stock company then it will have a very complex process for that। तो आपको हो सकता है कि सालों लग जाए उसको करने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बहुत सारे प्रोविजंस आपको बनाने पड़ते हैं। तो इन सबको देखते हुए ये क्लियर कट हो जाता है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और फॉर्मेलिटीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं इसकी। अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे गवर्नमेंट से, अलग अलग ऑफिस में जाके उसके अलग अलग सर्टिफिकेशन करवाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड जॉब। हम आगे चल के पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कंपनी को फॉर्म करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, तो वहाँ पे और आपको ये कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन से गुजरना पड़ता है, जमीन खरीदनी पड़ती है, गवर्नमेंट से जो है एग्रीमेंट कराना पड़ता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, एंड इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। दूसरा आता है लैक ऑफ सिक्रेसी। देखिए होता क्या है कि जो कंपनियां होती हैं पब्लिक कंपनी खास करके, उसके जो अकाउंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो पब्लिक डोमेन में तैयार किए जाते हैं। जैसे उसकी अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट को आपको पब्लिक डोमेन में रखना पड़ता है। ठीक है, उसके अपने वेबसाइट पे आपको लगा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिक्रेसी बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो लैक ऑफ सिक्रेसी होता है। हर एक पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स को पब्लिश करना पड़ता है, रिपोर्ट को। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसको करना है मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है सिक्रेसी रखना, क्योंकि आप उसमें हर चीज डिटेल में लिख के रखोगे। जैसे आपने सपोज करो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी कंपनी ने बनाया, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बैलेंस शीट उसका उसका मतलब आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं अभी जैसे किसी भी कंपनी का आप बोलोगे बैलेंस शीट, तो मैं अभी जाके चेक कर सकता हूँ कि उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटी हैं। अगर आप कहोगे कि सर पिछले साल उसने कितना कमाया, तो मैं गूगल पे जाके सर्च करके देख सकता हूँ कि उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट कैश कितना था। तो वहां से मुझे पता चल जाएगा कि उसका नेट प्रॉफिट कितना था, नेट लॉस क्या था, क्या क्या सामान खरीदा, क्या बेचा, सब डिटेल्स उसकी मिल जाएंगी। तो इसीलिए इसमें सिक्रेसी बनाना बहुत ही मुश्किल है। इज इट क्लियर? सर बहुत सारे ओनर्स होते हैं इसलिए सिक्रेसी मेंटेन नहीं होती, ये भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल देना, ओनर्स तो नहीं बोलते इसमें। यूं बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। ठीक है, और लेकिन मेंबरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिसीजन तो मैनेजर लेते हैं ना, जो मैनेजमेंट होता है वो डिसीजन लेता है। तो
आप खाली ये लिख दो कि इसकी जो अकाउंट्स की बुक होती है ये पब्लिक डोमेन में पब्लिश करनी पड़ती है, और पब्लिक डोमेन में जब हम पब्लिश कर देते हैं तो सबको पता चल जाता है कि भाई कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी। तो इसीलिए इसमें जो सीक्रेसी है इसको रखना आसान नहीं है। यस सर। ठीक है, फिर आता है इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट। द लार्ज साइज ऑफ अ कंपनी मेक्स इट डिफिकल्ट टू मेंटेन पर्सनल कांटेक्ट विद द एम्प्लॉय। तो जो कंपनी लार्ज साइज कंपनी है इसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है पर्सनल कांटेक्ट करना, ठीक है, एम्प्लॉयज के साथ, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं अपने एम्प्लॉय के साथ उतना बात नहीं कर पाती, इनके लाखों एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्सनल कांटेक्ट रखना बहुत मुश्किल काम हो जाता है अपने कस्टमर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, क्योंकि ये कंपनी बहुत बड़ी बड़ी होती है। अब अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो इसमें आसान हो जाता है, ठीक है, इसमें पर्सनलाइज आप सर्विसेज दे सकते हैं, आपकी उससे अच्छी खासी जानकारी होती है, उसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन कंपनियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि किसी को ना एक पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं दे पाते हैं ये लोग, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल कांटेक्ट नहीं कर सकते, इतने सारे एम्प्लॉयज होते हैं, इनके क्रेडिटर्स भी हजारों में होते हैं, तो ये लोग पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट नहीं दे पाते। इज इट क्लियर? सर हाँ सर, जो सोल प्रोपराइटर होता है वो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पब्लिकली नहीं नहीं नहीं, सोल प्रोप्राइटर की मर्जी होगी, मतलब सोल प्रोप्राइटर की मर्जी क्या, वो बाहर पब्लिश ही नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने लिए बनाता है। तो जो हम 11th क्लास में पढ़ते आए हैं ना सोल प्रोप्राइटर का, वो सिर्फ अपने लिए बनाता है, बात दूसरे के लिए नहीं बनाता। लेकिन जो कंपनी बनाती है ना इसको पब्लिश करना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ मतलब अकाउंट। यस सर। ठीक है, यस सर। सर जैसे पार्टनरशिप में एक पार्टनर 2 बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे यहाँ पे एक शेयर होल्डर 2 बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, आप जितने कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। मान लो आपने 10 कंपनियों के शेयर्स खरीदे तो आप 10 कंपनियों के शेयर होल्डर बन जाएंगे। आपने 50 कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आप 50 कंपनियों के शेयर होल्डर बन जाएंगे। आप हजारों कंपनियों के शेयर होल्डर भी बन सकते हैं। जिस जिस कंपनी के आप शेयर्स खरीद लेंगे ना आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। जैसे कल हमने जोमेटो वाला देखा था ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, तो अगर आप उसके कितने रुपए का था एक शेयर, 72 से लेके 75 रुपीज के बीच में था, यही था ना? यस सर। यस सर, अगर आप 72 से मान 70। हाँ 72 से 75 था, तो अगर किसी ने खरीदा होगा और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर ले, जोमेटो वाले, जैसे मान लो आपने 10 के लिए अप्लाई किया और 10 अगर मान ले और आपने 75 में खरीदा है, तो 750 रुपए के शेयर आपने खरीद लिए, तो आप 750 रुपए के शेयर होल्डर बन गए, तो कंपनी के आप शेयर होल्डर माने जाओगे। ठीक है क्लास? यस यस सर। ठीक है, तो ये हो गया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है न्यूमरस रेगुलेशंस। देखिए न्यूमरस रेगुलेशंस में क्या है कि कंपनी के अंदर ना बहुत सारे रेगुलेशंस एक्ट बनाए गए हैं। मतलब आप देखो रूल्स बहुत हैं, स्टैंडर्ड्स अलग अलग है, गाइडलाइंस अलग अलग है, लॉज हैं, ठीक है। तो बहुत ही कंपलसरी है हर एक कंपनी को ऑडिट कराना, अपने रिपोर्ट फाइल करना, स्टेट्यूटरी मीटिंग होती है इनकी बकायदा, वो मीटिंग के पॉइंट नोट्स लिखे जाते हैं, इनको रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लेना होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से इनको जैसे आप कोई कंपनी शेयर इशू कर रही है तो सेबी की नोटिस में डालना पड़ता है कि हम स्टॉक शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो है बहुत सारे काम करने पड़ते हैं कंपनी को, तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं कंपनी को चेक करने के लिए कि कोई फ्रॉड ना हो जाए। तो इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप कोई भी काम करेंगे तो आपको ये सारी चीजों से होके गुजरना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई भी चीज एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट में क्या होता है कि एक ऑडिटर आगे चेक करता है कि जो अकाउंट्स की बुक बनाई गई है, जो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये सब कुछ अच्छे से फॉलो किया है कि नहीं किया है, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने दिखा रखा है कि इतने का सामान सेल हुआ है जबकि आपके पास वाउचर ही नहीं पड़ा हुआ है, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट ही गायब है। जैसे आपने दिखा रखा है कि आपने 10 लाख की मशीन खरीदी और ऑडिटर आया और ऑडिटर ने चेक करना शुरू किया, तो वो बोलेगा अच्छा ये 10 लाख की मशीन आपने कौन से तारीख को खरीदी, आपने डेट बता दी, वो बोलेगा ठीक है मुझे वाउचर दिखाओ, उसका वाउचर कहाँ है प्रूफ कि आपने ये मशीन खरीदी है। और अगर आप वाउचर नहीं दे पाओगे तो फिर वो अपने रिपोर्ट में इस बात को दिखेगा ऑडिट में कि जब मैं ऑडिट कर रहा था और जब मैंने इनसे वाउचर मांगा तो इनके पास वाउचर नहीं था।
ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। तो ये कंपनियों को बहुत ज्यादा रेगुलेशन से होके गुजरना पड़ता है, हर एक काम को उनको तरीके से करना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि रेगुलेशंस को, इनको बहुत सारे रेगुलेशंस हैं इनके ऊपर, हजारों रेगुलेशन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सर, जो ऑडिटर ऑडिट करता है वो इंफॉर्मेशन किसे देता है? ये इंफॉर्मेशन एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देगा और एक जनरल पब्लिक को देगा। वो ऑडिटर रिपोर्ट एक बनाता है, एक तो वो रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे देगा और एक रिपोर्ट देता है वो जनरल पब्लिक को, जो वो पब्लिक डोमेन में रहेगा। तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में लिखेगा कि जब मैं ऐसे ऐसे कर रहा था तो मैं, मुझे इस चीज से सेटिस्फाई नहीं है, मुझे लग रहा है कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, ऐसा सब कुछ लिख देगा वो। तो लोगों को पता चल जाएगा कि भाई ये फ्रॉड चल रहा है कंपनी। तो ऐसे इसीलिए ऑडिटर को बिठाया जाता है कि कोई कंपनी फ्रॉड ना कर पाए। सर गवर्नमेंट ऑडिटर्स भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आप ये देखो ना, लालू यादव कैसे केस में फंसे। लालू यादव अभी जेल की रोटी तोड़ के आए हैं ना, अभी देखा होगा आपने, चारा घोटाला सुना आपने? यस सर। तो चारा घोटाला ऑडिटिंग में ही तो पकड़ा गया। जब ऑडिटर ने ऑडिट किया, तो मैं एक उसका किस्सा बताता हूँ, ठीक है? ऑडिट जब करा कैसे फंसे, सबसे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाकी आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत लंबा है। जब ऑडिटर ने एक चीज उसने पूछा कि ठीक है, जो गाय भैंसों के लिए जो चारा गया था, वो चारा एक पर्टिकुलर डेट को उसने नोटिस किया कि इतने चारा गया इतने सारे ट्रक में। तो उसमें ट्रक का नंबर लिखा हुआ था वाउचर के अंदर कि ट्रक का नंबर ये है। तो उसने पता किया कि पता करो कि इस मालिक का जो ट्रक नंबर है, इसका मालिक कौन है, इससे मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना लेके गया है चारा। तो जब उन्होंने पता किया तो वो जो नंबर लिखा हुआ था ना, वो स्कूटर का नंबर निकला। वो ट्रक का नंबर था ही नहीं, स्कूटर का नंबर था। अब एक बात बताओ, स्कूटर पे कितने टन ले जा सकते हो आप चारा एक बार में? एक गठड़ी। एक गठड़ी। 3 अच्छा चलो, अब उसने पता है कितना दिखा रखा था कागजों में, एक एक ट्रक। अब ट्रक कितना बड़ा होता है, स्कूटर ले जा सकता है उतना। तो यहाँ पे फंस गया। जब वो अकाउंटेंट से पूछा गया जिसने उसका नंबर चढ़ाया था कि भाई ये क्या कर रखा है तूने, ये तो स्कूटर का नंबर है, स्कूटर पे तूने चारा भेजा है और ट्रक का रेट काट रखा है तूने उसमें उसमें वेजेस में, वो अमाउंट जो दिखा रखा है डिडक्शन, वो ट्रक का वो है। तो उसने तब बोला कि मेरे ऊपर ऊपर से दबाव आ रहा था, मैं बाहर गया, कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी, काफी देर तक खड़ा रहा, कोई ट्रक नहीं गुजरा, तो मैंने स्कूटर का ही नंबर नोट करके डाल दिया। तो ऐसे ऐसे में ऑडिटिंग में ये सब चीजें देखी जाती है कि भाई क्या फ्रॉड हो रहा है, एक्चुअली में फ्रॉड है, चल क्या रहा है। तो इससे पता चलता है। तो इसीलिए वाउचर्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी नाउ? सर फिर गवर्नमेंट यस। ने पेनल्टी कितने की लगाती है अगर ऑडिटिंग में कुछ खराबी वो होती है तो पकड़ा जाता है? इसमें पेनल्टी नहीं लगती। अगर ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में फ्रॉड लिखा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, सीबीआई की जांच होती है, अगर गवर्नमेंट विभाग की मैं बोलूँ, ठीक है? फिर उसके ऊपर तो बहुत सारी कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है। सर ऑडिटर फिर का काम है सिर्फ ऑडिट करके देना, बस। तो ऑडिटर जनरल भी होता है जो ऑडिट करता है गवर्नमेंट के लिए। हर एक डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है जिससे कि फ्रॉड पकड़ा जा सके, बेईमानी ना हो। ठीक है यस सर। स्टूडेंट? तो ये आ गया समझ में लिमिटेशन। एक लिमिटेशन है डिले इन डिसीजन मेकिंग। देखो अभी होता क्या है कि कंपनी के अंदर ना कोई भी आप फैसले लेते हो ना, तो वो फैसला आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट लेके लेना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसेंट नहीं लेंगे तब तक वो फैसला नहीं माना जाएगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला लेने के लिए इसको बकायदा मीटिंग बिठानी पड़ती है, और मीटिंग जो है हर समय तो आप करा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत खर्चा आता है मीटिंग करने में। तो इसीलिए जो भी आपको कोई डिसीजन लेना है, दैट डिसीजन इज ओनली टेकन विद द कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो अब आपको डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स को बुला के इसका मतलब पूरा डिसीजन लेना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर शेयर होल्डर तो करोड़ों होते हैं, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा, लेकिन सेलेक्टेड शेयर होल्डर्स को लिया जाता है। एक तरीका निकाला जाता है जिसमें सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डर्स जिनके होंगे उनको ही बुलाया जाता है, स्पेशल लोगों को बुलाया जाता है, या जो मतलब कुछ कुछ लोग, जो एक क्राइटेरिया बनाई जाती है, उन्हीं को उस मीटिंग में बुलाया जाता है। और ये हमेशा याद रखना कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्होंने ही तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुना होता है, तो वो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और कई तरह के डायरेक्टर होते हैं, एक डायरेक्टर शेयर होल्डर के द्वारा चुना गया होता है। जितने भी कंपनियां है ना बड़ी बड़ी,
हर एक कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर आपको ऐसा मिलेगा जो सबसे, एक डायरेक्टर ऐसा मिलेगा जो शेयर होल्डर्स ने चुना होता है अपने ही लोगों के बीच में, तो वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरह से बाकी के डायरेक्टर्स भी शेयर होल्डर्स की प्रेजेंस में मीटिंग में चुने जाते हैं। तो इसीलिए आप इसमें कह सकते हो कि जो डिसीजन है ये दोनों की सहमति से होता है, डायरेक्टर्स की और शेयर होल्डर्स की। तो इसीलिए कई बार क्या देखा गया है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके अंदर डिसीजन लेने में बहुत समय लग जाता है, डिले हो जाता है डिसीजन लेने। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर जैसे हाँ सर बोलो। जैसे आपने अभी कहा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वे शेयर होल्डर से बनाते हैं, तो सर शेयर होल्डर्स लाखों में होते हैं, फिर वो कैसे बनाते हैं? देखो इसमें क्या होता है कि एक एनुअल जनरल मीटिंग बिठाई जाती है, उसमें जो भी शेयर होल्डर्स, कुछ जो सेलेक्टेड एक क्राइटेरिया निकाली जाती है कि सबसे ज्यादा किस शेयर होल्डर ने पैसे लगा रखे हैं, उनकी एक लिस्ट बनती है। अब उसमें क्या होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जब मीटिंग होती है एनुअल जनरल मीटिंग, तो होटल बुक किया जाता है। आपको भी पता है कंपनी नॉर्मल तो करेगी नहीं, करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, कई बार 1-1 करोड़ का खर्चा आ जाता है एक एनुअल जनरल मीटिंग में, इससे भी ज्यादा का भी आ सकता है। 5 स्टार होटल्स होते हैं और उसमें टाइम दिया जाता है कि इतने से इतने उसमें, और खाना पीना सब रहता है उसमें फैसिलिटी। और काफी दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है हर एक शेयर होल्डर को जिसको आप बुला रहे हो उसमें, और उसमें प्रेजेंस उसकी होनी जरूरी होती है। क्राइटेरिया होती है कि कम से कम इतनी प्रेजेंस होनी चाहिए, अगर उतनी प्रेजेंस नहीं होगी तो वो कैंसिल करनी पड़ती है मीटिंग। तो ये सब चीजें आपको फॉलो करना पड़ता है और उसके अंदर वो आपको डिसीजन लेना पड़ता है। तो एक तरह से देखा जाए तो शेयर होल्डर को तो बुलाया गया है ना उस मीटिंग में, सबको तो बुला नहीं सकते आप, लेकिन मेन मेन लोगों को आपने बुला लिया है। आ सर गया समझ जिस में? हाँ ज्यादा पैसे लगा रखे हो और जो जिसके हाँ, जिसने ज्यादा शेयर्स खरीद रखे होंगे बेसिकली उसी को बुलाया जाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। अब मान लो किसी ने 10 शेयर खरीद रखा है, तो उसको बुलाया क्या करोगे? किसी ने करोड़ों रुपए का खरीद रखा है, मतलब वही तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, एक लिस्ट बनाई जाती है, उससे पता चल जाता है। वो तो एक हायरार्की होती है उसमें, वो लिस्ट से निकल जाता है कि कौन कौन से शेयर होल्डरों ने ज्यादा खरीद रखा है, उन्हीं को बुलाया जाता है। यस सर। ठीक है, बट हम ये तो कहेंगे ही ना कि शेयर होल्डर्स की कंसेंट ली जाती है। ठीक है, तो यही था इसमें पॉइंट। फिर एक और आता है ओलिगार्किक मैनेजमेंट। देखो इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एक सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि कुछ ही लोगों के द्वारा ये चलाया जाता है। देखो कहने के लिए तो है कि भाई शेयर होल्डर्स को का इसमें हिस्सेदारी है फलान ढिंगान, लेकिन आप एक चीज मान के चलो, शेयर होल्डर को कौन पूछता है? जैसे जिसने कम कम शेयर्स खरीद रखते हैं उसको तो बेचारे मीटिंग में भी नहीं बुलाते हो, तो वो क्या डिसीजन लेगा? तो इसीलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट जो है बहुत ही कुछ लोग ही होते हैं जो रूल चलाते हैं, सारा का सारा कंट्रोल कुछ ही लोगों के हाथ में होता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। जैसे मान लो जैसे टाटा कंपनी है, या फिर मान के चलिए आप रिलायंस को ही ले लो, तो रिलायंस कंपनी के अगर आप शेयर खरीद लेंगे तो क्या आपसे राय लेते रहेंगे? रिलायंस वाले नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने इतना शेयर खरीदा ही नहीं होगा। आप बहुत सारा शेयर खरीद के बैठे हो तब तो आपको बुलाया भी जाएगा, आप मैनेजमेंट के हिस्सेदार भी बनोगे, लेकिन अभी तो आपको बुलाया भी नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास उतने शेयर्स ही नहीं है। तो रियलिटी में तो यही है कि इसके अंदर कुछ ही लोग होते हैं जो इसको पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं, और उनको हम बोलते हैं कि इसका जो कंट्रोल है मैनेजमेंट के हाथ में होता है, और कुछ ही लोग इसको फॉलो करते हैं। क्लास आ गया समझ में ये? यस सर। ठीक है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि कुछ ही लोगों के हाथ में कंट्रोल होता है, तो वही लोग जो है शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ना वो लोग इग्नोर कर देते हैं, ज्यादा तवज्जो नहीं देते और कहते हैं कि छोड़ो हटाओ बेकार है ये सब। ठीक है स्टूडेंट्स। यस सर। नेक्स्ट आता है कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। इसमें कंफ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स में एडवर्सली अफेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी। देखा गया है कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के बीच में कई बार कंफ्लिक्ट आ जाता है। अब देखो मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट वही है जो टॉप लोग हैं। तो आपको मैं बताऊं कई बार क्या होता है, बोर्ड ऑफ, अब जैसे मान लो आप शेयर होल्डर हो, आपने शेयर खरीद लिया, सपोज करो जोमेटो का आपने खरीद लिया आईपीओ,
और जोमेटो के शेयर्स के रेट बढ़ नहीं रहे हैं और आपने शेयर खरीद रखा है, तो आप ये भी उम्मीद करोगे कि आपको इक्विटी शेयर्स के ऊपर वो मिले, डिविडेंड मिले। अब 1 साल हो गया, आपको डिविडेंड सिर्फ 5% या 8% मिला, तो आप तो नाराज होगे ही होगे। आप बोलोगे इससे तो अच्छा मैं बैंक में लगा देता, क्या फायदा है इतना इंटरेस्ट का। तो इसीलिए आपको जो डिविडेंड मिलेगा, अगर आपके डिविडेंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उससे कम डिविडेंड मिलेगा आपको, तो आप नाराज हो जाओगे कंपनी से और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने की कोशिश करोगे। तो अगले जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो कई बार गुस्सा करने लग जाते हैं, कंफ्लिक्ट हो जाता है उनका, वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है, तो अक्सर देखा गया है कि अगर मान लो जस्टिफाई नहीं होता है शेयर होल्डर्स को, अगर उनका इक्विटी शेयर्स के ऊपर अच्छा डिविडेंड नहीं मिलता है, तो कई बार वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा देते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं कि ये सही काम नहीं कर रहे हैं, इसको हटाओ। तो इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर हमेशा दबाव बना रहता है और इन दोनों के बीच में ना कई बार कंफ्लिक्ट का भी कारण बन जाता है कि शेयर होल्डर बोलता है कि पिछली बार तुम लोगों ने वादा किया था कि 15% का डिविडेंड दोगे, तो इस बार क्यों नहीं दिया। वो बोलेंगे भाई कोरोना आ गया, इस वजह से नहीं दे पाए, ये है वो है, और इस साल हमें लॉस भी हो गया है, तो हम कैसे दें आपको। फिर इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। तो कई सारे कंफ्लिक्ट के कारण बन जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सर जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जैसे आपने कहा कि शेयर होल्डर से नाराजगी के कारण उसे हटा देते हैं, तो सर वे फिर दोबारा शेयर होल्डर्स बन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो हाँ, दोबारा जब उसे हटा देते हैं तो शेयर होल्डर ही बना रह जाता है, डायरेक्टर से तो हट जाता है वो। अगर अच्छा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसे हटा भी देते। सर जो कंपनी में मैनेजमेंट होती है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उन दोनों में से ज्यादा डोमिनेंस किसकी होती है कंपनी पे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन मैनेजर के पद पे रहेगा। मैनेजर तो बहुत छोटा पद है। मैनेजमेंट, देखो, जो ये ग्रुप ऑफ पीपल है ना जिनके पास ज्यादा पावर है, अथॉरिटी है, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। और सबसे जो पावरफुल लोग होते हैं ना किसी कंपनी के अंदर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। इनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, यही बड़े बड़े फैसले लेते हैं। कंपनी को कोई भी बड़ा फैसला लेना होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके लेते हैं। तो इसीलिए सबसे पावरफुल लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। और यही लोग सीईओ भी बनाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनियों में, हर एक कंपनी में सीईओ होता है। जैसे आप देख लो गूगल का सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई को किसने बनाया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट किया। अगर उनको लगता है कि ये सीईओ के तौर पे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको रिजाइन देने के लिए बोल सकते हैं। समझे? और सर अगर कोई सीईओ रिजाइन देने के लिए मानता नहीं तो फिर उसको खुद ही उठा सकते हैं वो? बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिलेक्ट किया है। अगर कोई वैलिड रीजन है और वो बोल रहा है मैं नहीं हटूंगा, मैं नहीं रिजाइन दूंगा, तो उसको हटाया जा सकता है। पहले उसको बोला यस जाता सर। है कि पहले उसको बोला जाता है कि आप रिजाइन दे दो, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस ऐसे ऐसे है, यहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ये है, कंपनी को आप प्रॉफिटेबल नहीं बना रहे हो, हमारे शेयर होल्डर्स नाराज हैं, तो हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है ना। पिछली बार हम लोगों ने इक्विटी शेयर्स इतना दिया था, इस बार नहीं दे पा रहे हैं, तो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जेन्युइन, वो बहुत दुखी हैं हमारे से, है ना। और हमारे शेयर्स मार्केट में, हमारे शेयर्स की वैल्यू भी घटती जा रही है। तो कोई वैलिड रीजन होगा तभी तो हटा रहे होंगे, तो उसको हटना पड़ता है, क्योंकि वो अब वहां स्टैंड नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर उसको लगता है कि उसकी गलती नहीं है, तो फिर वो नहीं हटेगा, फिर दोबारा से मीटिंग बैठेगी और फिर डिसाइड किया जाएगा। तो मतलब इसमें यही एक प्रोसेस है, मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोसेस चलता सर अगर ओनर को कोई भी बात करनी होगी तो इन्हीं से करेगा, डायरेक्टर से ही? है। बिल्कुल करेगा। इसमें ओनर तो मैंने फिर बताया ना, ओनर नहीं होता, इसमें प्रोमोटर कह सकते हो। प्रोमोटर वो व्यक्ति जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है। तो अगर उसने कंपनी को स्टार्ट किया है, तो कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि जिसने कंपनी को स्टार्ट किया उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हटा दिया, उसको मैनेजमेंट से ही बाहर कर दिया बेचारे को। ठीक है, तो ऐसे एप्पल की कंपनी का ओनर को देख लो, उसको पहले उसने एप्पल स्टार्ट किया था, उसी को निकाल दिया गया था, बाद में फिर वो आया। ठीक है, उसने मतलब, तो ऐसे कई बार होता है। सर इनको अगर हटाना हो तो कैसे हटाया जाता है? किसको? प्रोमोटर को या डायरेक्टर्स को? डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देखो, जब एनुअल जनरल मीटिंग बैठती है ना, तो उसी में डिसीजन लिया जाता है। तो उसमें शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो कई बार शेयर होल्डर्स नाराज हो जाते हैं कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, उनके डिसीजन। तो वो उनको सीधा सीधा वोटिंग होती है, तो उनको वोट ही नहीं देते वो।
वोट लेना जरूरी है ना जीतने के लिए, तो उनको वोट ही नहीं देंगे, बोलेंगे ये बेकार है, इसको वोट नहीं देंगे हम, तो वो अपने आप ही बाहर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? यस ठीक है, और कुछ पूछना है? सर, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फ्रॉड कर रहे होंगे तो सर उन पे केस कौन करेगा? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरली फ्रॉड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आप ये भूल जा रही हो कि उनके भी पैसे लगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो उनके करोड़ों रुपए लगे होते हैं बिजनेस के अंदर। तो अगर वो कंपनी के अंदर फ्रॉड करेंगे तो अल्टीमेटली उन्हीं का नुकसान है, क्योंकि उनके पैसे भी डूबेंगे साथ में। और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे डिसीजन, ऐसा हो सकता है कि उनके डिसीजन गलत हो जाए, लेकिन जनरली अगर वो फ्रॉड कर रहे हैं तो वो नोटिस में आ जाएंगे। आप भूल जा रही हो कि अकाउंट्स जब हम बनाते हैं तो उसमें हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। हम अकाउंट्स इतना मेहनत से तो पढ़ रहे हैं कि रूल्स क्यों बनाए गए हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सब रूल्स के हिसाब से चलता है। तो अगर मान लो कोई फ्रॉड कर रहा है तो उसके पास वाउचर नहीं होगा, नकली वाउचर होगा, तो अपने आप ही ऑडिट में पकड़ा जाएगा। अगर कोई कंपनी के अंदर फ्रॉड करेगा तो 100% पकड़ा जाएगा, आज नहीं तो कल। स्टूडेंट्स, सर कंपनी को मीटिंग करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाते हैं ना ऑडिटर को। एक बार फिर से रिपीट करो बेटा। सर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लाते हैं ना ऑडिटर को। हाँ बिल्कुल, देखो कंपनी के अंदर जो ऑडिटर का सिलेक्शन होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी को चुनते हैं, और ऑडिटर किसको बनाया जाता है? जो सीए है या सीएस है, उसी को ऑडिटर बनाया जाता है। तो अगर आप सीए बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपके पास ऑडिट करने का हक रहेगा, तो आपको ऑडिटर के तौर पे कंपनी रख सकती है और आप बहुत पावरफुल पर्सन बन जाएंगे। इसी तरह से अगर आपने सीएस किया है तो भी ये ऑप्शन अवेलेबल हो। अगर आपने सीएस कर लिया कंपनी सेक्रेटरी, तो कंपनी सेक्रेटरी के पास बहुत पावर होती है, अगर देखो तो जेन्युइन पावर जिसको बोलते हैं ना। जैसे एनुअल जनरल मीटिंग बनेगी ना तो आपको ही रिपोर्ट बना के देनी पड़ेगी उसमें। तो आप सोचो कितना पावर होगी आपके पास, आप किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बना के दे रहे होंगे, ठीक है? तो कितना कांटेक्ट में रहते होंगे आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके साथ, बहुत पावरफुल पोस्ट हो जाती है। आपको पूरा मीटिंग्स वो करना पड़ता है, आपकी एक गलती करोड़ों का चूना लगा सकती है कंपनी की। मान लो अभी मैं एक पढ़ रहा था आर्टिकल न्यूज में कि एक जो सीए था, सीएस था, उसने थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी। मतलब जो अनाउंसमेंट की जाती है ना, उसमें ये भी लिखा जाता है कि क्या क्या प्रोग्राम होगा, मतलब थोड़ा डिटेल लिखा जाता है उसमें। जैसे हम लोग शादी का कार्ड बांटते हैं ना, तो उसमें नहीं लिखा जाता कि इतने से इतने बजे के बीच में ये हुआ, तो वहां पे एक मिस्टेक कर दी थी उसने, उसके वजह से 3 करोड़ का नुकसान हुआ था कंपनी को, मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। उसमें जो टाइम था ना, वो टाइम में ये नहीं था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनना ही चुनना है। तो उसमें जब ये प्रस्ताव रखा गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनमें से एक को चुन लिया जाए, तो जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने बोला कि हमें तो बताया ही नहीं गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी नाम नॉमिनेशन होगा यहाँ पे, हमें पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? तो हम आज नहीं, मतलब इसका वो करेंगे, मतलब हम नहीं इसके ऊपर चर्चा ही नहीं करेंगे, पूरा का पूरा मीटिंग ही कैंसिल करनी पड़ेगी। तो मतलब बहुत टेक्निकल है, कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि जो ये सारे के सारे प्रोसीजर है, ये बहुत ही मतलब एक तरीके से प्रॉपर तरीके से बनाया गया है। अब कंपनी को तो गुस्सा आएगा ही ना, 3 करोड़ आपने उसका चूना लगा दिया, फिर दोबारा आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी पड़ती है, फिर उसका खर्चा लगेगा, सो अलग लगेगा। सबने खाया पिया मौज कर लिया, तो नुकसान तो कंपनी का ही हुआ। क्लास यस। हाँ, तो अब मुझे लग रहा है सीएस का ही बनना चाहेंगे। चलिए ठीक है, और कुछ डाउट है बेटा? हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ पूछना है किसी बच्चे को? सो आज इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? इतना आप नोट्स बना लो, यहाँ तक कंप्लीट कर लो जॉइंट स्टॉक कंपनी। आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।